अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने यहीं पे एंड की थी, सोचा यहीं से मैं इसका स्टार्ट ले लूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर नहीं किया था कि मैं क्या चीज़ वहाँ से बाय करके लाई हूँ। जब ख़ास करके मैं फ्यूजिंग वाली शॉप पे गई थी, वहाँ से मैंने एक कैंची ली थी जिसको मैं शॉपर के अंदर टटोल टटोल के देख रही थी। शायद उन्होंने इसे बॉक्स में रख दिया होगा, बाद में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये दिखा दूं कि ये फ्यूजिंग नेट फ्यूजिंग जो कि ट्राउज़र्स के नीचे मैं लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये लेके आई हूँ। ब्लैक फ्यूजिंग मुझे वो चाहिए जो कि लेडीज़ नेकलाइन में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो मुझे कहीं से मिल नहीं रही, तो मैंने फिर ये वाली ले ली है। ये वही है जो कि ट्राउज़र्स के ऊपर सर्दी के मौसम में लगती है। फिर इसके बाद ये डबल साइडेड फ्यूजिंग जो 1 इंच की है, मैं आपको इसे इस तरीके से प्रेस करके दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। इसे बस अपने हीट से दूर रखना होता है। और ये देखें ड्रॉर्स में मैंने अपनी चीज़ें कैसे रखी हुई हैं। अक्सर मैंने मुझसे पूछती हुई हैं। बॉल ये मैंने रखी हुई है, कभी कभार जो खेलते हैं ना बच्चे, हम भी खेलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो इस्त्री में, मेरी वाली इस्त्री में ख़ास करके जो कि स्टीम आयरन है, टेफ्लॉन शू लगता है। ये इसी इस्त्री के लिए होता है, दूसरी इस्त्री के लिए नहीं, क्योंकि ये इसकी शेप भी वैसी बनी हुई है। और दूसरा वो हैवी किस्म की, हैवी ड्यूटी से कहते हैं ना, टेलरिंग आयरन है। अच्छा, कैंची मिल गई है, ये अंकल ने इसी डब्बे में रख दी थी। जिस कपड़े को उन्होंने मुझे काटने को दिया था ना, उसी को रैप करके साथ में दे दिया है कि शायद रास्ते में ये लगे ना। अच्छा है भाई, सेफ़्टी, बुज़ुर्ग लोग सेफ़्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये कैंची मैंने क्यों ली है, क्योंकि मशीन के पास जो मेरी दूसरी कैंची पड़ी हुई है, पंजाबी कही तो नक भी नहीं वटदी, यानी कि वो धागा मैं काटती हूँ तो नहीं काटती, लेकिन जहाँ मैंने थोड़ा कट करना होता है वहाँ अचानक से ज़्यादा काट देती है। इसके सामने वाले किनारे प्रॉपर इतना डीप आखिर तक तो कट नहीं कर रहे, लेकिन अलबत्ता मेरा काम क्या है कि मैंने सिर्फ धागे ही काटने। छोटे पैमाने पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा कपड़ा काटना होगा, अदरवाइज़ बड़ी कैंची मैं अपनी मशीन वाले टेबल पर रखती नहीं हूँ, मशीन का कलर ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ वहाँ रखते हुए कहीं ना कहीं कैंची गिर जाती है और फिर टूट जाती है। आजकल की कैंचियाँ टेढ़ी नहीं होती, पहले टेढ़ी होती थी, अब टूट जाती हैं। अच्छा, हमने शलवार स्टिच करना कल सीख ली थी, चलें जी कमीज़ की बारी आती है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 तहें की थी, काफ़ी चौड़ा था और तकरीबन 23 इंच के बराबर मैंने लंबाई इसकी कट कर लिया। ये कपड़ा जो मैंने कट किया ये इसकी स्लीव्स का है। स्लीव्स को मैंने इसी में से अभी के अभी काट लिया है, क्योंकि मैं ये काम एक साथ कर रही थी। ये कल के ही क्लिप्स हैं, थोड़ी सी अधूरी रह गई थी शर्ट, तो इस वजह से मैंने फिर इसे साथ में उसके अटैच नहीं किया था। आज मैं इसके साथ आपको अलहदा वीडियो दिखा देती हूँ। स्लीव के ऊपर मैंने ऊपर की तरफ तो फ्रंट एंड बैक की शेप कट कर ली थी इस तरीके से, लेकिन साइडों के ऊपर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, जो कि मैंने 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है इस तरीके से फोल्ड करने के लिए। ये कपड़ा मुझे देखने में, तय करने में, इस्त्री करने में, सीने में बड़ा अच्छा लगा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये ड्रेस अगर किसी ने बाय करना है तो ड्रेसिंग मैनिया 21 इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, DM कीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी। बाकी मेजरमेंट्स आप यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि हर वक्त मैं सारी मेजरमेंट्स हर बंदे को नहीं बता सकती हूँ। बाजू के बाद जो कपड़ा बचा है हमारा, उसे मैंने 26 इंचज़ ले लिया है और साइड से निकाल दिया है। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर लिया है और 2 पीसेस में मैंने इसे रखा है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके ऊपर डिज़ाइन का थोड़ा सा इस तरह का फ़र्क है कि ऊपर नीचे है, तो फिर चलें कोई नहीं। तीरे का निशान 8 इंच लगाया है, आर्म होल की डेप्थ 8.5 इंच लगाई है। ये कपड़े थोड़े खुले में पहनती हूँ, इस वजह से ये बीच में कहीं ना कहीं धागे बड़ी चले आते हैं। बॉक्स बना दिया है। फिर इसके बाद हमने गले का निशान लगाया 3.5 इंच। ऊपर से शोल्डर की जो डेप्थ होती है वो मैंने आधा इंच रखी है। चेस्ट की फिटिंग 10 इंच है, मीडियम साइज़ का ये ड्रेस है। और जो मेरे पास आर्म होल है उसका मैंने सेंटर ले लिया है, आधा इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट एंड बैक की शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। ये मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ आप लोगों को। यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो गया, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको स्टिच भी किया हुआ है। अच्छा जी, शोल्डर से कमर तक का नाप मैंने 15 इंचज़ रखा है। कमर पे हल्की सी फिटिंग रखूँगी और शोल्डर से ही मैंने यहाँ पे जो हिप का निशान है वो 22 इंच 22 इंचज़ रखा है। और यहाँ से मैंने 10 इंच ही रखा है। खुले खुले कपड़े पहन के अम्मी कहती हैं कि जिस्म भी खुलना शुरू हो जाता है, यानी इन बखामखा इंसान मोटा लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी अम्मी तो मुझे बड़ा ही डांटने लग पड़ी हैं। तो जितने पहले मैंने खुले सी लिए अब नहीं। इसके बाद जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था ना मेरे पास साइड से, वो मैंने निकाल दिया। चलें जी, अब जो बाहर ये जो 1.5 इंच का निशान था और जो मैंने यहाँ पे चौक फोल्डिंग रखी है वो 2 इंच का मार्जिन रखा है। नीचे से देखें कपड़ा थोड़ा आटेरा है। जब मैंने ये सूट स्टिच कर लिया देन आई रियलाइज्ड कि ये मुझे 3.5 गज़ कपड़ा नहीं दिया गया, वरना 3.5 गज़ में आराम से मेरे पास 40 इंच की शर्ट बन जाती है। ये बनी है कोई 31.5 इंचज़ लॉन्ग तैयार कुर्ती। चलें, जिसको लेनी हो तो वो फिर DM कर लीजिएगा, फिर उस हिसाब से मैं देख लूँगी, अगर नहीं तो फिर ऐसी खुद ही पालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैक के कुर्ती के पल्ले के ऊपर निशान लगा लिए थे। फ्रंट का पल्ला सेपरेट करने के बाद फ्रंट के आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली थी।
इसके बाद मैंने कहा कि क्या ही गला इसका बनाया जाए, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इसके बाद प्रिंट इतना ज़्यादा है, इसके बाद बटन्स भी नहीं लगाना चाह रही मैं, तो इसके अंदर से ही ये सादा कपड़ा निकाला जाए। ये कोई बना होगा 1.25 इंच के बराबर, 1.25 इंच बोले तो 1 इंच में 1/4 इंच कम और फिर इसमें मैंने कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया। अब इसके कॉर्नर्स 2 तरीके से फ़ोल्ड किए जा सकते थे एक्स्ट्रा, पहले तो मैंने नीचे से इस तरह से कट कर लिया। फिर इसको यूँ ट्रायंगल, मैंने एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसे आयरन कर लो, या तो फिर आप इसके ऊपर ग्लू लगा लो। आयरन से नहीं है बैठने वाला, थोड़ा टीट टाइप का कपड़ा है, उसमें मैं ख्याल ग्लू जो है ना मेरा नया लाने वाला हो गया है, ये पड़ा पड़ा, कराची का मौसम खुश्की वाला है ना हो गया है, तो उसमें ये जल्दी ड्राई हो जाता है। बहरहाल अभी तक तो मैं यही चला रही हूँ, जब मैं नया पाउच लाऊंगी तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। अच्छा, अगर आपने दोबारा इसको ट्रायंगल बनाना है ना, तो आप चकोर बनाना है तो इस तरह, जो कि मैं चकोर ही बनाऊँगी। अगर आपने दोबारा ट्रायंगल बनाना है तो आप इस तरह इसे ले जाइएगा मोड़ के। दोनों तरीके बता दिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पट्टियाँ ट्रायंगल अच्छी नहीं लगती। कॉलेज स्कूल के ज़माने में अम्मी यूनिफॉर्म बना के देती थी ना, तो उसमें यही तिकोनी पट्टियाँ लगी हुई होती थी, बड़ा पहन लिया बैचलर्स तक पहनते ही रहे। फिर इसके बाद हम लोगों ने चकोर पहनना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब हम कॉलेज लाइफ में आए थे तो फिर इतना बाउंड नहीं होता इंसान। खैर पहले यूनिफॉर्म भी ऐसे ही सिलते थे मेरे ख्याल में, अब भी जो आते हैं ना यूनिफॉर्म उसमें चकोर पट्टी होती है। अच्छा, अभी कुर्ती का फ्रंट पीस लिया, इसका नेकलाइन वेकलाइन कुछ कट नहीं किया, इसके सेंटर में ये पट्टी ऊपर से 2-3 इंच नीचे रख के मैंने, समझ लें तो 16 इंच नीचे तक आई है ये। मैंने इसको मेजर करके देखा था, इसको मैंने डबल साइडेड टेप से चिपका दिया है। पहले मैंने मेजर किया है, फिर इसके बाद इसको मैंने सेंटर में रखते हुए चिपका दिया है। फिर इसके बाद हम मशीन पर जाते हैं, और बाजू के आगे से जो हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन फ़ोल्ड किया था, इसको सबसे पहले हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। लेस मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बाज़ार गई थी कि मैं ले आती हूँ इसके साथ कोई लेस, लेकिन कोई मैच नहीं की, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि एक तो दूजी तो तीजी दुकान पे मूवी कर दी रहा। फिर मैंने कहा चल छाट डनीला, क्या डाई कराना, क्या इस सूट को ऐसे ही सी लो। पट्टी जो मैंने लगाई है उसके किनारे किनारे की सिलाई लगानी है, और फिर इसके बाद इसके गले की तैयारी करेंगे, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब बारी आएगी थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह फैंसी ड्रेसेस की, क्योंकि मैं ना किसी की नलकियाँ नहीं थी, किसी का कुछ, अभी भी बहुत सारा अधूरा है, क्योंकि मेरा टाइम है शाम को 6 बजे घर आने का, तो उस वक्त तक मेरे हत्थे कोई चढ़े तो फिर ही नलकियाँ मंगाऊंगी ना। चलें गला बनाते हैं। गला है मैंने कोई रखा 3.5 इंच चौड़ा, और गहराई में मैंने 4.5 इंच रख लिया। अब बीच में खांसना शुरू हो गई ना, तो फिर मेरी माजरत, मैं अब वॉइस ओवर रोकूंगी नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं तसलसल में वापस आई हूँ। और फिर इसको, अच्छा ये गला जब बनाएंगे ना, तो सामने चूँकि हमने पट्टी बनाई है तो उससे मैंने डीप वी शेप में नहीं रखा, नीचे से फ्लैट कर दिया है, कोई 1.5 इंच के करीब चकोर टाइप का रहने दिया है। इसके बाहर 1 इंच का निशान लगाया है एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। पहले हम लोगों ने सेंटर को पेस्ट किया है, ये जो एक्स्ट्रा निकला है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो रेफरेंस नहीं प्रॉपर बनता। हाय अल्लाह जी। और फिर इसके बाद ये बाहर वाला मैंने इसके ऊपर रख के और पेस्ट कर दिया। आपको आप यकीन करेंगे इस वक्त रात के 2 बजे में मैं वॉइस ओवर करके अगर आज नहीं सोऊंगी तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। और कल वाली जो वीडियो मिली वो आज ही सुबह में करके 5 बजे फिर मैं स्कूल गई थी कभी कभी मेहनत मुझे इतनी करनी पड़ती है। फिर मुझे कहते हैं नीला कितने गायब हो गई, आए हाय। फिर इसके बाद अब मैंने इसको पेस्ट कर लिया। साथ साथ यहाँ पे मेरा हाथ जला था बुरे तरीके से। ये इस्त्री जो है ना कभी कभी ऐसी को बदबख्ती का तरह की स्टीम इसमें से निकलती आई होती है ना, फिर मेरा हाथ जल के रह जाता है। वैसे इस्त्री जलाती नहीं है हाथों को, लेकिन स्टीम इसकी बड़ी सख्त होती है। इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दिया है, क्योंकि मैं अब कहाँ मशीन पे बैठूँ, इस पर हाफ बूट के गैप की सिलाई लगाऊं। और देखें ना ग्लू कितना थिक हो गया, जहाँ लगाती हूँ इतना ज़्यादा लग जाता है, ऐसे थोड़ी लगता होता था। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि मैं बाज़ार जाके ग्लू ही लेके आ जाऊँ, लेकिन मैं कल आते हुए हार्डवेयर शॉप पे होती आऊँगी। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर लिया है। इसके बाद इसे मैंने ट्राई के रुख पे इस तरह फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद इसे मैंने शर्ट के फ्रंट वाले पीस पे ये कट से कट मैनेज कर लेना है ऐसे। और फिर इसको मैंने कैसे बैलेंस किया था, इसके अंदर भी मैंने ग्लू लगा दिया था जो अंदर वाले हिस्से हैं, लेकिन उससे पहले मैंने शोल्डर दोनों साइड के मेजर किए हैं कि ये मैच करते हैं या नहीं करते हैं। मैच करने इंतहाई ज़रूरी है, नहीं मैच किए तो फिर कंधा एक तरफ लुढ़कता रहता है। अक्सर बहनों की भी शिकायत होती है। अच्छा, कईयों का ये भी नहीं पता होता कि कंधा साइड पे मूव कर रहा है या गला पीछे जा रहा है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके दोनों शोल्डर यानी कि आपका गला जब स्टिच हुआ तो आपके दाएँ शोल्डर की चौड़ाई बाएँ शोल्डर की चौड़ाई से बराबर है। कभी आपने कमीज़ पूरी स्टिच करके ये भी नाप करके देखा है? अच्छा, यहाँ पे ना अब गले को जो अंदर वाले हिस्से थे उस पर मैंने ग्लू लगा दिया था ना, और इस्त्री से मैंने इसे पेस्ट कर लिया था। तो अब ये अंदर वाला हिस्सा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो एक बुकरम में, तो वैसे मुझे बेसिकली बुकरम पहले ही हटा लेनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कपड़े को क्या ही, जब बुकरम हटाते हैं तो खींचता है, क्या ही खींचना, तो वो इस वजह से थोड़ा सा हटाया था। वैसे मैंने इसे निकालना ही निकालना है। एलो जी कैंची का इफ्तिताह होंदा है
इससे मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया है। यहाँ से निकलना इसलिए दुश्वार था कि इस बुकरम के ऊपर थोड़ी सी सिलाई आ गई थी। अब हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन 1/4 इंच, हाफ इंच जितना आप खुश होते हैं उतना रखने के बाद इसमें वी कट्स लगाने, फिर आप गला पलट दो। अच्छा, इस दफ़ा मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कोई तुरपाई का काम ना रहने दूँ, मैं बड़ी जिल्ली हो गई सा। अब मैंने रियलाइज़ किया है कि भाई वो काम ऐसे करो कि बस अभी के अभी ज़िंदा हो, बाद में वो काम होना ही नहीं है, गाली मुक्की। वो और बात है कि बहुत मजबूरी हो, लेकिन अब मैं इसे छोड़ूं तो मैंने ही पूरा करना है ना, तुरपाइयाँ तो किसी ने करनी नहीं है। अच्छा, बाज़ कपड़े ऐसे भी हैं ना, मेरी अपनी सगी बहन, अच्छा मज़े की बात यह कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं ना जो कमेंट करती हैं, वो कहती भैना दी करती रहनी, कुछ अपना भी सोच ले। अरे बहनें मेरी अपनी सगियाँ माँ जाइयाँ, उनका नहीं करूँगी तो किसका करूँगी। तो अक्सर बहनों को मैंने अब नाम भी वीडियोस में इसीलिए लेना छोड़ दिया कि कुछ बहनों को बड़ी कोई दिक्कत होती है। तो अब बताने का मकसद ये है कि मैंने कितने सारे कपड़े जो मेरे होते हैं और मैंने अपनी सिस्टर को स्टिच करके या अपने मेरे स्टिच वो लेना चाहती भी हैं, उनको पसंद आ जाते हैं बच्चियों को, तो मैंने तुरपाई के बगैर भेजे। मेरी बहनें खुद तुरपाई कर लेती हैं उनको मैं साथ नलकियाँ भेज देती हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मेरी किसी बात को ना नेगेटिव ना लिया करें, हम ना एक डिस्कशन वे में, यानी मैं आपसे डिस्कस कर रही होती हूँ, तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। अच्छा, बैक का गला शोल्डर स्टिच कर लिया था। बैक का गला आपने देखा होगा कि जो हमारी ब्रांड्स होती हैं वो ज़्यादा डीप नहीं रखती, तो मैंने भी 1.5 इंच ही रखा है। और फिर इसके बाद सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ करके शोल्डर के, और मैंने सिर्फ इस पर की है आराम से इस तरीके। इसके बाद मुझे उरे पट्टी चाहिए थी। अच्छा, ये चौड़ाई के रुख पे तो कपड़ा ज़्यादा है, मुझे लग रहा है इन्होंने 3.5 गज़ नहीं दिया है, मुझको 3.25 गज़ दिया है। मुझे मेजर कर लेना चाहिए था। और ये पट्टी कट करनी, क्योंकि बैक गले के ऊपर मैं बुकरम नहीं लगा रही। इसके बाद 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट की है। अच्छा, जब भी आप उरे पट्टी कट करें और इसे फ़ोल्ड करना चाहती हैं, जैसे कि मैं अभी करूँगी, तो ये ट्रायंगल कट कर लीजिएगा, वरना वो खिंचता ही जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इसे हाफ इंच फ़ोल्ड किया है, मज़ीद हाफ इंच एक दफ़ा और फ़ोल्ड करूँगी तो वो आधे इंच की पट्टी है। आधा इंच में 1 पॉइंट कम की है, 1 पॉइंट ज़्यादा की पट्टी बन जाती है, फिर हाथ छड़ा है मेरा। और ये पट्टी स्त्री ने आज बड़ा मेरे साथ मजाक किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने इस तरह गला रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नेकलाइन बनाते हुए जितना आप टाइम दे सकती हैं उतना टाइम दें। अब ये भी नहीं सुबह से शाम तक बैठे नेकलाइन कोई टाइम दिया हुआ है और नीला ने क्या सी, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी दफासत के साथ नेकलाइन ही वो बेसिक चीज़ है जिसने आपके ड्रेस को उभार के सामने लेकर आना है। ये सही बैठा होगा, ये सही से बैलेंस आएगा, ये सही से खूबसूरती से सिला होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है, पीछे वाले गले को ऐसे खींच के बना देते हैं कि उसमें सिलवटें भी आ जाती हैं। खैर, सीखने से ही काम आता है, लेकिन काम ठीक करने से ही इंसान सीखता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, बैक के गले पे जब ये एक जोड़ लग जाता है ना बैक की कमीज़ को इस पट्टी के साथ, उसमें छोटे कट लगा लिया करें, उसमें खिंचान नहीं आता। फिर इन्हों में मोड़न करन रही साथ इतों में एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता जे चल पा जेथों। इसके बाद अब हम इसको यूँ फोल्ड करते हैं और फिर इसको इस तरह रख के, मैंने तुरपाई को प्रेफर नहीं किया है इस तरह के मोटे कपड़ों, जैसे सर्दियों के अभी कपड़े आएंगे तो कोशिश करें फ्रंट एंड बैक नेक लाइन। फ्रंट का तो तुरपाई हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी चौड़ा बुकरम होता है। बैक पे अगर इस तरह की पट्टी लगाती हैं या फिर बुकरम भी लगाती हैं तो तुरपाई कर लिया करें। ब्रांड्स तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेती हैं। ओहो, सिलाई लगा लिया करें, तुरपाई ना क्या करें, उल्टे मशवरे देने नहीं हैं। और रेप पट्टी को थोड़ा सा खींचना है, गले को मत खींचिएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको कर लेते हैं जल्दी से कंप्लीट। शुक्र है मैंने वीडियो थोड़ी लंबी नहीं फास्ट कर दी। अब वो एमोक्सिल कैप्सूल खाया ना, उसकी वजह से आज मुझे हमारा महीने का आखिरी दिन जब होता है तो अटेंडेंस रजिस्टर क्लोज़ होता है। उसमें मैंने अगले महीने में बच्चों के नाम लिखने थे, तो नवंबर लिखने के बजाय मैं फिर अक्टूबर लिख रही हूँ। तो मेरी टीचर मुझे देख रही है, क्या हुआ है मिस अनिला आपको? मैंने कहा दवाई खाई हुई है, मुझे लग रहा है बहुत ही असर पै गया। अब हम लोगों ने नेकलाइन को इस तरीके से बिछा के बैक नेकलाइन को भी प्रेस कर लेना है ताकि इसकी सिलवटें निकल जाएं। और बस गला कंप्लीट हो गया तो बाकी काम तो फिर यूँ चुटकियों में कंप्लीट हो जाता है। साइड की फ़िटिंग हम लोगों ने सिलाई करनी है। साइड की फ़िटिंग भी करते हुए ये ख्याल रखा करें कि दोनों कपड़े बराबर लेके चला करें। और यहाँ पे जो कमर के ऊपर आपकी फ़िटिंग आती है एकदम से कोना ना बना दिया करें, और जहाँ पे चौक होते हैं थोड़ा सा आप इसे पक्का कर लिया करें। दोनों साइडों पे करती है, जो बीच में लेयर्स सी आ जाती है ना, ये मेरे ख्याल एलईडी लाइट्स ही होती है ना, वो चलती है ना मशीन के ऊपर, उसकी वजह से। अच्छा, जब आप साइड की फ़िटिंग कर लेना तो दोनों आर्म होल को एक दफ़ा ज़रूर नाप लीजिएगा कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। बाजुकात ऐसा होता है कि चौक मोटा है ना, तो एक तरफ की फ़िटिंग थोड़ी अंदर की तरफ आ जाती है, दूसरी तरफ की फ़िटिंग हम चूँकि उसको रख के कर रहे हो तो एक फ़िटिंग तो हम एग्जैक्टली मेजर करके लगाते हैं, दूसरे का जब हम निशान लगाते हैं तो आगे पीछे होने का ख़तरा होता है। तो ख़ासकर उस मकसद के लिए आप ये दोनों आर्म होल की चौड़ाइयाँ नाप लीजिएगा। ये और जो स्लीव की हम लोगों की है ना आर्म होल जो इससे अटैच होगा,
वो हाथ में पकड़ के ही करें, टेबल पे बिछा के मत कीजिएगा। इसके बाद बारी आती थी हमने चौक कैसे फ़ोल्ड करने हैं। तो सबसे पहले हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, फिर मेरा हाथ सड़े आ जाए, और फिर इसको हमने एक दफ़ा फ़ोल्ड किया। अब देखिए नीचे वाला हिस्सा मैं कैसे फ़ोल्ड करूँगी, इसी को पकड़ूँगी, इसी तरह ही रखूँगी। इसी तरीके से आपका दामन बराबर आ सकता है, वरना अलग-अलग करने बैठेंगी तो फिर बैठी रह जाएंगी। और फिर हर एक का अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन जो बिगनर हैं उनको थोड़ी सलाह देना हमारा फ़र्ज़। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो रहा था, मुझे लग रहा था कटिंग के दौरान थोड़ा ज़्यादा रह गया। तो अब मैं इसको जल्दी से यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ। दूसरी तरफ का चौक देखिएगा कि बिछा मैंने वैसे ही लिया है, दूसरी तरफ से बिल्कुल बैलेंस है। उसका एक तरफ का चौक तो मैंने फ़ोल्ड किया है, लेकिन जब दूसरी तरफ का फ़ोल्ड करने लगूँगी तो देखिएगा कि मैं इसको कैसे बैलेंस करती हूँ। माशाल्लाह मेरी भतीजी ने ना एक एक चीज़ कैप्चर की हुई है यहाँ से, ताकि फूफो जो है ना वॉइस ओवर ही करती रहे। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने इसको यूँ चौड़ाई के रुख पे नाप लिया कि फ्रंट और बैक के पल्ले बराबर हैं कि नहीं हैं। फिर चौथे को इस तरह उठा के और फिर बैलेंस कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना कपड़ा हमारा रह जाएगा और उतना ही हम लोगों ने फ़ोल्ड करना है। तो चलें जी, यहाँ तक हो जाता है मेरा काम कंप्लीट। इसको मैं अब जल्दी से फ़ोल्ड करती हूँ। इस दफ़ा मैंने क्या किया है, चॉक्स को पहले ही सिलाई लगा ली है, यानी इस तरीके से अभी मैंने दामन की फ़ोल्डिंग की ही नहीं है और उसको मैंने सिलाई लगा ली है। आपको मैं और हर वीडियो में मैं कोई ना कोई नए एक्सपेरिमेंट करूँगी, वो एक्सपेरिमेंट्स आपको भी दिखाऊंगी। अगर आपका दिल चाहता है, जो दिल चाहता है वैसे आप काम करें, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी, अब जैसे ही चौक आते हैं ना, वहाँ पर आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। यहाँ चूँकि चौड़ा कपड़ा है, कोशिश कीजिएगा चुन्नट कहीं ना पड़े। और फिर इसको हम आगे तक सिलाई करके लेके जाते हैं। पैंट छेती हो जाए, सिलाई में बहुत थक गई हूँ वॉइस ओवर करते करते। 10-15 मिनट की वीडियो सही रहती है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताते बताते मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं। अब दामन की बारी आती है। दामन पे भी 2 इंच का मार्जिन था। इसका पहला वाला क्रीज़ तो आप बिठाएंगे वैसे ही, लेकिन दूसरा क्रीज़ जो फ़ोल्ड करना है उससे पहले ये ट्रायंगल दूसरे, लो जी ये क्या चूंटा आके बैठ गया, इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर लीजिएगा। जो 2 इंच का निशान है वहाँ तक अभी आपको इसका मैजिक नज़र आएगा। खूबसूरती से आपके कॉर्नर्स यहाँ पर फिर हाथ सड़िया। इसको अब दूसरी दफ़ा हम फ़ोल्ड करेंगे। रुकें ज़रा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, दूसरी दफ़ा जब आप ऊपर लेके जाएंगी तो आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा और ट्रायंगल आ जाएगी। आपने सिलाई यहाँ से पक्की करके स्टार्ट करनी है। ट्रायंगल्स जो रह गए हैं उसे रहने भी दे सकते हैं, लेकिन उसे आप गुम सिलाई में तुरपाई भी कर सकती हैं। सिलाई मत कीजिएगा, बुरा लगेगा। यहाँ तक आके इसे अब हम करते हैं वाइंड अप और मुक जा। फिर इसके बाद स्लीव को सामने से मेरे ख्याल मैंने 7 इंच रखा है, और बैक तो मैंने आपको गोलाई नापना बता दी थी। वैसे ही ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसे मैं काट लेती हूँ। सिलाई करते हैं हम, साइड की फ़िटिंग कर लेते हैं और स्लीव्स की। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फ्रंट की तरफ से ये वाला हिस्सा ज़रूर इस तरह तिकोना फ़ोल्ड कर लिया करें। इससे बाजू के जब खुली होती है ना, जब बाजू टाइट होती है तब कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बाजू साइड से जैसे फ्रंट से 7 इंच काफ़ी ज़्यादा लूज़ है ना, तो फिर झलकती बुरी लगेगी ना जनाब। फिर इसके बाद हमने स्लीव्स को इस तरीके से प्रेस कर लेना है, जैसे आपको बताया है। स्लीव को इंसर्ट करना है शर्ट के अंदर और एक तरफ से सिलाई लेके जानी है, दूसरी तरफ लेके आनी है। मैं यहाँ पे ना वीडियो जब बना रहे थे, मैं पीनी से कह रही थी कि ऐसे लग रहा है छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं इसके अंदर। न्योन कलर का, ऑरेंज न्योन कलर जो है ना, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा है। तो चलें बाजू को मैं अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको इस ड्रेस की कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो एंड होने पे आ रही है। आप लोगों से ज़्यादा मैं थक गई हूँ वीडियो को देखते देखते। और इसे अब हम छेती के साथ करते हैं वाइंड अप। और मुझे बताएं, आप लोगों के इलाकों में जब तक कि सिलाई होती है कैसा मौसम है? कराची में थोड़ा बदल गया है, अब गर्मी है, वैसी वाली नहीं है, लेकिन है। कह रहे हैं नवंबर के मिड से हो जाएगा मौसम ऐसा कि थोड़ा सा, लेकिन जितना कोई हो सकता उतना ही कोई होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला। देखते हैं। फिर इसके बाद अब हम करेंगे इसको वाइंड अप। ये ले जनाब कंप्लीट लुक इस ड्रेस का। किसी को बाय करना है तो ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और सारी डिटेल्स आपके सामने। इससे ज़्यादा और क्या ही डिटेल्स दूँ। इसकी शलवार का पंचा थोड़ा लूज़ रखा है। बैक नेक लाइन पे मैंने पट्टी लगा दी, फ्रंट पे बुकरम। कोई ऐसा जितनी चीज़ दिखाने वाली नहीं। स्लीव सामने से 7 इंच है। हिप और चेस्ट की फ़िटिंग 10-10 इंच। चौकदा मैंने ऐसे फ़ोल्ड किए हैं, और कमर इसकी मेरे ख्याल में मैंने 9.5 इंच रखी है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़रा थोड़ी सी फ़िटिंग अच्छी आती है। ये इसकी शलवार है बेल्ट वाली। इसकी लंबाई 36 इंच है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफिज़।